तो एज ए घोषित कैंडिडेट मुझे घूमते घूमते 110 दिन हो गए हैं क्षेत्र में, और इन लोगों को भी 4 दिन हुए हैं। तो नेचुरल सी बात है कि मैंने 186 गांव में से 165 गांव में तो मेरी सभाएं हो चुकी। इन सारी जातियों को नज़रअंदाज करते हुए बीजेपी ने एक ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को टिकट दिया, जिनके 14-15 हज़ार से ज़्यादा वोट नहीं है। भले ही 35 हज़ार, ये सब फालतू की रिपोर्ट्स हैं जो भी दे रहे हैं। और दूसरा वो ठाकुर समाज से हैं, घनश्याम सिंह जी, उनके 5,000 भी वोट नहीं है। तो SC ST और OBC, अब सेकंड फैक्टर कौन है ये भाजपा और कांग्रेस जाने, सेकंड पोजीशन पे कौन रहने वाला है ये वो दोनों जाने। हम लोग बहुत मजबूत स्थिति में है कि नरोत्तम मिश्रा जी अब क्या कर रहे हैं। उन्होंने जो आंसू वहाँ निकाल दिए मंच पे, उसके बाद तो वो कहें या ना कहें, लेकिन वो जो उनके समर्थक हैं बीजेपी को वोट देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए आधे मेरी तरफ आ जाएंगे, आधे कांग्रेस की तरफ चले जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, कांग्रेस बहुत पीछे जाएगी। कांग्रेस ये मान के चलिए कि 1 हफ्ते का गुब्बारा है, इसमें हवा निकल जाएगी। अभी चूंकि नरोत्तम जी का टिकट कटा और लोगों को लगा कि नरोत्तम का पूरा वोट समर्थक जो है कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, पर ये बीजेपी है, इसका अनुशासन का डंडा बहुत तेज चलता है। नरोत्तम जी को आज नहीं तो कल हाथ जोड़ के अपने लोगों से कहना ही पड़ेगा कि पार्टी को वोट दे दो, नहीं तो नवग्रह मंदिर नहीं बचेगा डबरा का। वो बाबू कपिल नहीं थी, वो अपना दुखड़ा था जो अपनों के बीच में उन्होंने रो दिया। अपील तो अकेले में करें तो बेहतर होगा, और अकेले में क्या अपील करते हैं इस पर बीजेपी के आला कमान की भी नज़र है, हमारी भी नज़र है, सबकी नज़र है कि वो अकेले में अपने लोगों से क्या अपील करते हैं। कि बीजेपी को अगर उनको टिकट नहीं देना था तो इतना लंबा नहीं खींचना था, इतना अपमान नहीं कराना था कि उनसे नॉमिनेशन तक खरीदवा दिया, फिर जाके टिकट काटा। कांग्रेस में अनेक नेताओं ने मुझसे बात की और सारे शीर्ष नेतृत्व ने बात की, और मुझे ये भी कहा गया कि अगर आप आ जाएँ कांग्रेस से लड़ लें तो फिर हमें कैंडिडेट नहीं ढूंढना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के दतिया बाई इलेक्शन यानी कि उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा दामोदर यादव आज़ाद समाज पार्टी से लगातार चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। नामांकन रैली के दिन जो चंद्रशेखर हैं वो भी यहाँ पर आए थे, और दामोदर यादव जो हैं वो ना सिर्फ सुर्खियाँ बटोर रहे हैं बल्कि एक थर्ड फैक्टर जो है इस चुनाव में लगातार दिखाई दे रहे हैं, और इस चुनाव को दिलचस्प बना दिया है त्रिकोणीय मुकाबले के रूप में। और दामोदर यादव हमारे साथ MP तक पर इस वक्त मौजूद हैं। अब तैयारी कैसी चल रही है आज़ाद समाज पार्टी की? तैयारी बहुत मजबूत है। असल में आकांक्षा जी, जब इन लोगों ने तैयारी शुरू की अभी 2 दिन पहले, तब तक हम पूरा क्षेत्र ही घूम चुके थे, क्योंकि 2 अप्रैल को राजेंद्र भारती जी की सदस्यता गई और आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के कहने से हमने 3 तारीख से तैयारी चालू कर दी। तो एज ए घोषित कैंडिडेट मुझे घूमते घूमते 110 दिन हो गए हैं क्षेत्र में, और इन लोगों को भी 4 दिन हुए हैं। तो नेचुरल सी बात है कि मैंने 186 गाँव में से 165 गाँव में तो मेरी सभाएँ हो चुकी, शहरी क्षेत्र में हो चुकी, और इस समय चुनाव के तैयारी में तो हम आगे हैं ही, लेकिन मैं समझता हूँ सामाजिक समीकरणों के हिसाब से भी हम लोग बहुत मजबूत स्थिति में खड़े हैं। तैयारी आप बिल्कुल पहले से कर रहे थे, और आपका जिस दिन नामांकन हुआ उस दिन चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं वो खुद यहाँ पर आए, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला कहा जा रहा है, बीजेपी और कांग्रेस भी मैदान में है, तो ऐसे में आज़ाद समाज पार्टी नई पार्टी है, लेकिन यहाँ से BSP से भी कोई नहीं है, तो एक ये अनुमान लगा जा रहा है कि BSP का वोट जो है वो आपको जा सकता है। तो अभी क्या समीकरण आपको दिखाई पड़ रहा है? देखिए, सीधा सा समीकरण है, हम लोग सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने बड़ी गलती कर दी है। यहाँ पे 47,000 जाटव वोट हैं और 32,000 कुशवा वोट है, 24,000 यादव वोट है, 15-15 हज़ार लोधी, मुसलमान और पाल बघेल समाज का वोट है। इन सारी जातियों को नज़रअंदाज करते हुए बीजेपी ने एक ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को टिकट दिया, जिनके 14-15 हज़ार से ज़्यादा वोट नहीं है। भले ही 35 हज़ार, ये सब फालतू की रिपोर्ट्स हैं जो भी दे रहे हैं। और दूसरा वो ठाकुर समाज से हैं, घनश्याम सिंह जी, उनके 5,000 भी वोट नहीं है। तो SC ST और OBC इंक्लूडेड माइनॉरिटी, इन सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये दोनों ही पार्टियां हम लोगों को सामाजिक न्याय के तहत कोई अधिकार हक नहीं देना चाहती। तो एक जातियों की गोलबंदी, लामबंदी मेरे साथ हो गई है, और मैं समझता हूं कि बहुत मजबूत अगर आप देखना चाहें तो नॉमिनेशन वाली जो रैलियां हैं वो तीनों की देख लीजिए, आपको खुद अंदाज़ा लग जाएगा। आज़ाद समाज पार्टी की जहाँ रैली हुई वहीं पे CM आए मोहन यादव जी, उनकी भी रैली हुई। हमसे 25% भीड़ भी उसमें नहीं हुई, और हमसे 15% भीड़ भी कांग्रेस नहीं जुटा पाई। तो स्पष्ट दिख रहा है, जनता ने तय कर लिया आज़ाद समाज पार्टी को जिताने वाली है। हम थर्ड फैक्टर नहीं है, हम फर्स्ट फैक्टर हैं। अब सेकंड फैक्टर कौन है ये भाजपा और कांग्रेस जाने, सेकंड पोजीशन पे कौन रहने वाला है ये वो दोनों जाने। हम लोग बहुत मजबूत स्थिति में हैं,
और ना सिर्फ चुनाव जीतेंगे, बहुत ज़्यादा वोटों से चुनाव जीतेंगे। ठीक है। बहुत हमने देखा हाई वोल्टेज ड्रामा दतिया में पिछले दिनों। जैसे ही नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिला, आशुतोष तिवारी को टिकट मिला, तो तमाम कार्यकर्ता जो हैं बीजेपी के, नरोत्तम मिश्रा के समर्थक, वो सड़कों पर आ गए, लंबा जाम लगा, तमाम चीज़ें हुई। डैमेज कंट्रोल क्या लग रहा है आपको, बीजेपी ने कर लिया है जो तस्वीर अब दिखाई पड़ रही है, या फिर बीजेपी के अंदर खाने अभी भी नाराज़गी है? हाँ, मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन एक चीज़ मेरी छूट गई थी। आज़ाद समाज पार्टी इस जिले के लिए नई पार्टी नहीं है। अभी 2023 में मैं ही चुनाव लड़ा था सियोड़ा विधानसभा से, तो 30,000 वोट 15 दिन के अंदर लेके आया था, और बीजेपी 40 लाई थी, तो सिर्फ 10,000 से हारा था मैं, और वो भी 15 दिन के अंदर। तो यहाँ बहुत मजबूत है आज़ाद समाज पार्टी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल है। डैमेज जो हुआ है वो बहुत बड़ा हुआ है। इसलिए दूसरी स्थिति यह है कि नरोत्तम मिश्रा जी अब क्या कर रहे हैं। उन्होंने जो आंसू वहाँ निकाल दिए मंच पे, उसके बाद तो वो कहें या ना कहें, लेकिन वो जो उनके समर्थक हैं बीजेपी को वोट देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए आधे मेरी तरफ आ जाएंगे, आधे कांग्रेस की तरफ चले जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। हालांकि बीजेपी संगठन में बहुत मजबूत रहती है हमेशा, और चूंकि सरकार भी उनकी है तो वो कोशिश करेंगे कि डैमेज को कंट्रोल करें, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि डैमेज कंट्रोल उनसे अभी तक होते दिखाई दे रहा है। लेकिन तमाम बड़े दिग्गज बीजेपी के यहाँ पर डेरा जमा के बैठे हैं। निश्चित रूप से सारे होटल भरे पड़े हैं। मेरे कार्यकर्ताओं के लिए रात में कमरे नहीं मिले, तो ये तो देखने को मिलते ही, क्योंकि उनकी सत्ता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अंततः जाके अगर आप मुझसे ये सवाल पूछें कि अगर आप दूसरे पोजीशन पे मानते हैं तो किसको मानते हैं, तो मैं कहूँगा अंततः बीजेपी को ही मानता हूँ। कांग्रेस नहीं, कांग्रेस बहुत पीछे जाएगी। कांग्रेस ये मान के चलिए कि 1 हफ्ते का गुब्बारा है, इसमें हवा निकल जाएगी। अभी चूंकि नरोत्तम जी का टिकट कटा और लोगों को लगा कि नरोत्तम का पूरा वोट समर्थक जो है कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, पर ये बीजेपी है, इसका अनुशासन का डंडा बहुत तेज चलता है। नरोत्तम जी को आज नहीं तो कल हाथ जोड़ के अपने लोगों से कहना ही पड़ेगा कि पार्टी को वोट दे दो, नहीं तो नवग्रह मंदिर नहीं बचेगा डबरा का। अब जो भावुक अपील का आपने भी जिक्र किया, तो क्या आपको नहीं लगता कि वो भावुक अपील जब कार्यकर्ताओं तक पहुंचेगी तो वो बीजेपी के फेवर में जाएगी, या फिर उल्टा हो सकता है? वो भावुक अपील नहीं थी, वो अपना दुखड़ा था जो अपनों के बीच में उन्होंने रो दिया। अपील तो अकेले में करें तो बेहतर होगा, और अकेले में क्या अपील करते हैं इस पर बीजेपी के आला कमान की भी नज़र है, हमारी भी नज़र है, सबकी नज़र है कि वो अकेले में अपने लोगों से क्या अपील करते हैं। देखिए, वो कष्ट का क्षण था उनके लिए, क्योंकि वो बड़े कद के नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और चूंकि बीजेपी को अगर उनको टिकट नहीं देना था तो इतना लंबा नहीं खींचना था, इतना अपमान नहीं कराना था कि उनसे नॉमिनेशन तक खरीदवा दिया, फिर जाके टिकट काटा। तो उनका अपमान तो हुआ, और उनका कष्ट निकलना, पीड़ा निकलना बड़ा जायज़ सा था। तो लेकिन जो घटनाक्रम हुए, मैं ये भी आपको स्पष्ट कर दूं कि एक व्यक्ति का टिकट कटता है, उसी की पार्टी काटती है, उसके बाद 9 घंटे का चक्का जाम नेशनल हाईवे पे होता है। वो वो निश्चित रूप से गलत तरीका था, और मैंने इसीलिए कलेक्टर एसपी को बोला था कि 1 घंटे में जाम खुलवाओ, नहीं तो हमारे लोग जाके फिर जाम खुलवाने का काम करेंगे। तो घटनाक्रम तो बहुत सारे घट रहे हैं, पर अंततः दलित, पिछड़े, माइनॉरिटी, किसान, गाँव, गरीब और बेरोजगार जो युवा घूम रहा है, जिनको 18 साल में एक रोजगार नहीं मिला, ये सब ने ठाना है आज़ाद समाज पार्टी को जिताना है। क्या आपकी बात हुई नरोत्तम मिश्रा से इस पूरे जो ये घटनाक्रम हुआ उसके बाद? नरोत्तम मिश्रा की मेरी बात मेरे ख्याल से 10 साल पहले होती थी। तब से ना इशारों में बात होती है, ना फ़ोन पे हेलो होती है, ना मिल के बातचीत होती है। कांग्रेस में अनेक नेताओं ने मुझसे बात की, और सारे शीर्ष नेतृत्व ने बात की, और मुझे ये भी कहा गया कि अगर आप आ जाएं कांग्रेस से लड़ लें तो फिर हमें कैंडिडेट नहीं ढूंढना पड़ेगा। मैंने कहा कि नहीं, अब जीऊँगा नीले झंडे में और मरूंगा नीले झंडे में। एमएलए भर बनना मेरे मकसद नहीं है जीवन का। मेरा मकसद है कि लोगों की सोच बदले और व्यवस्थाओं को बदलें। तो इसलिए मैंने सभी ने, मैं नाम नहीं ओपन करना चाहता, आप खुद समझ सकते हैं, मध्य प्रदेश का तो पूरा शीर्ष नेतृत्व जितना है लगभग सभी ने मुझसे बात की, पर वो बात इसलिए नहीं बनी क्योंकि मैं कांग्रेस में नहीं जाना चाहता था। मैंने उनसे कहा था कि चूंकि आपका मकसद बीजेपी को हराना है और मैंने कदम आगे बढ़ा दिया है और आज़ाद समाज पार्टी बहुत मजबूत हो चुकी है 78 सीटों पे, मुरैना टू सिंगरौली, इसलिए कांग्रेस को सरकार बनाना है तो अम्बेडकरवादियों से तो हाथ मिलाना ही पड़ेगा, नहीं तो वो सपने ही देखते रहे। तो मैंने कहा था यहाँ दोस्ती का हाथ भी बढ़ाना है तो बढ़ा दो, आप इस सीट को छोड़ दो, हमारा समर्थन कर दो। लेकिन वो निर्णय नहीं कर पाए। वो कांग्रेस पार्टी नहीं है, वो कन्फ्यूज पार्टी है। कांग्रेस में भी
कुछ बदले बदले से सुर नज़र आ रहे हैं। अवधेश नायक जो हैं उनसे लगातार बीजेपी के नेताओं की मुलाकात हो रही है। पहले आशुतोष तिवारी मिलने गए, उसके बाद कल जो है राजेश शुक्ला कैबिनेट मंत्री हैं वो मिलने गए। एमपी तक से जब अवधेश जी ने बात की तो उन्होंने कहा कि वो 16 तक इंतज़ार करेंगे, जो उनके कार्यकर्ता उनके समर्थक उनसे कहेंगे वो फैसला लेंगे। क्या कांग्रेस में भी कुछ हो सकता है, बगावत हो सकती है? हाँ, अवधेश जी का फैसला मुझे मालूम है, मेरे पुराने मित्र हैं, 30-35 साल पुराने, और 100% उनको बीजेपी में जाना चाहिए और जा रहे हैं जहाँ तक मुझे लगता है। और इसलिए भी जाना चाहिए क्योंकि उनका बेस, उनकी शुरुआत तो बीजेपी से ही हुई है। और दूसरी बात, वास्तव में कांग्रेस ने उनके साथ, जैसे नरोत्तम जी के साथ उनकी पार्टी ने गलत किया, ऐसे ही अवधेश जी के साथ कांग्रेस ने गलत किया। और इसलिए गलत किया, 2023 में अवधेश नायक का टिकट घोषित कर देती है कांग्रेस, तब मैं भी कांग्रेस में प्रदेश उपाध्यक्ष था, और उसके बाद एंड टाइम पे उनका टिकट काट देती है 6 दिन बाद। हालांकि अवधेश नायक ने मेरे बारे में बहुत षड्यंत्र, मतलब अपभ्रामक प्रचार किया, लेकिन मैं उसको माइंड नहीं करता, मैं ब्रॉड सोचता हूँ। अवधेश के साथ गलत हुआ है, मेरी सिंपैथी उनके साथ है, और मेरी सलाह भी है जितने जल्दी कांग्रेस छोड़ दें, उनका भविष्य उसी में है। कांग्रेस तो उनको खा चुकी है, बचे हुए और खा जाएगी। तो जैसा आपने अभी हमसे कहा कि वो जा रहे हैं, तो क्या आपकी कोई बातचीत हुई है या आपको ऐसा आभास है? वो हमारे मित्र हैं, हम लोग बात करते रहते हैं, हमारे मित्र हैं वो। दतिया में क्योंकि देखिए बाई इलेक्शन हो रहा है, और बाई इलेक्शन में अक्सर ऐसा कहा जाता है कि जो पार्टी सत्ता में होती है उसको एज रहता है। अभी की सिचुएशन में आपको क्या लग रहा है कि दतिया की जनता किन मुद्दों के साथ वोट देने के लिए माइंडसेट के साथ जाएगी? दतिया के इतिहास में पहली बार दतिया का चुनाव सामाजिक परिस्थितियों के हिसाब से हो रहा है, जातिगत समीकरण बहुत हावी हो गए। पहली बार, शायद मेरी एंट्री के कारण ऐसा हुआ होगा। अब लोग जातियों की गोलबंदी में बट गए हैं, और आज तो इस समय मुद्दा विकास सेकंड हो गया है। पहले ये हो गया कि हमारा आदमी कौन, हमें उसको जिताना है। अगर बीजेपी और कांग्रेस हमारे अपने वर्ग के लोगों को अवसर नहीं दे सकती, तो फिर हम लोग अपने आदमी को खुद मजबूत करने का काम करेंगे। लेकिन अगर मुद्दों की बात करें तो सबसे बड़ा, अगर आप मुझसे पूछे कि अगर मैं जीत पाता हूं तो मैं क्या करूंगा, तो मेरा मुद्दा पहला है, पहले मेरा टैगलाइन थी हमारी, भय भ्रष्टाचार मुक्त दतिया। और मैंने नारा भी दिया था कि जिस दिन जीत जाऊंगा 36 मिनट के अंदर नरोत्तम जी भाग जाएंगे यहाँ से, लेकिन वो पहले ही निकल गए। कोई बात नहीं, तो भय तो आधा खत्म हो गया, अब आधा और बचा है। और भाजपा फिर से भयभीत ना कर दे लोगों को, तो भय भ्रष्टाचार मुक्त तो बनाना ही है। लेकिन इसके साथ साथ सबसे अहम बात है, 18 साल में एक फैक्ट्री नहीं लगी। दतिया के हजारों नौजवान पढ़े लिखे, डिग्रियां लेके 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार की नौकरियों के लिए भटक रहे हैं, ठेले लगा रहे हैं, चाट के ठेले लगा रहे हैं। तो ये जो बेरोजगारी है वो सबसे अहम मुद्दा है। और गांव में गरीब किसान मजदूर की तो हजार समस्या है, उनके लिए तो हमको लड़ना ही है। तो यही मुख्य मुद्दा है। लेकिन पहली बार दतिया का चुनाव सामाजिक आधार पर होने वाला है। आप कांग्रेस को अपने कंपटीशन में नहीं मान रहे हैं और कांग्रेस आपको बीजेपी की बी टीम कह रही है। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। देश के अंदर जब भी कोई तीसरा दल खड़ा होता है तो निश्चित रूप से कांग्रेस ही खत्म होती है। उदाहरण है बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। और कांग्रेस को लगता है तीसरा आया तो हम खत्म, क्योंकि ये निकम्मे है, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। तुम तो मुख्य विपक्षी दल की भूमिका निभा नहीं पाओगे, और हम जब अपना फ्रंट खड़ा मजबूत करके निभाएंगे तो तुम्हारे लिए बहुत आसान है कि कह दो बीजेपी की भी टीम है। इस बात का जवाब दे दें कांग्रेस ही कि नरोत्तम मिश्रा जी के मंदिर के मुद्दे पे, नवग्रह के मुद्दे पे, पूरा मुद्दा मैंने भोपाल से लेकर दिल्ली तक मैंने उठाया, कोर्ट तक अपने आदमी को भेजा, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 50 प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और ये कांग्रेस ही जाके उस मंदिर में दर्शन कर रहे थे नरोत्तम के साथ। तो कौन बीजेपी की भी टीम हुआ, इसका जवाब दे दें। और आज दतिया की भी अगर हम बात करें तो दतिया में भी नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ कोई लड़ने की हिम्मत नहीं जुटाता था। यही घनश्याम सिंह 2008 तक दतिया लड़ते थे और 2008 में तीसरे नंबर आए थे। और बता दें आपको, कांग्रेस का टिकट होने के बाद भी 3rd पोजीशन पे आए थे और बीएसपी 2nd पोजीशन पे आई थी। मतलब हमारा बेस यहाँ मजबूत है और कांग्रेस कमजोर है। फिर लेकिन ये भाग गए। 13, 18 और 23 घनश्याम सिंह जी से आप पूछ लेना, कमलनाथ जी से पूछ लेना, दिग्विजय सिंह से पूछ लेना, इन सब की हमारी बार बार पंचायत होती थी। वो कहते थे हमें दामोदर को सिवड़ा लड़ाना है, घनश्याम आप दतिया चले जाओ, दोनों सीटें जीत जाएंगी। कहते थे मैं नरोत्तम के सामने नहीं लड़ सकता और उसके भौकाल के सामने नहीं टिक सकता। सही बात ये थी कि दोस्ती थी दोनों की। अभी भी एक नोट करने वाली बात है कि जब नरोत्तम जी का टिकट कट गया तब घनश्याम सिंह ने दतिया से हाँ बोला चुनाव लड़ने के लिए। तो वो बीजेपी की भी टीम है कि हम टीम है। शर्म आना चाहिए उनको, ऐसे आरोप लगाते हुए जनता भी अब उन पर हंस रही है।
अब देखिए बीएसपी मैदान में नहीं है और सियासी जो विश्लेषक है उनका कहना है कि बीएसपी का वोट बैंक आप तक पहुंचेगा। क्या मायावती जी से, उनकी पार्टी से इस चुनाव में कोई आपकी बातचीत हुई है, जो उनका कोर वोट बैंक है यहाँ पर, या उनके जो पदाधिकारी होंगे उनसे कोई बातचीत? देखिए, ये जो वोट बैंक होता है, या वोट बैंक नहीं, ये विचारधारा के लोग हैं। ये अब पार्टी से बंधने की बजाय उस आइडियोलॉजी से बंधे रहते हैं। ये भी वही आइडियोलॉजी है जो बहन जी की है। आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के प्रति आज पूरे देश के नौजवानों का एक बहुत ज़बरदस्त लगाव है। एक कह सकते हैं आपके एक उम्मीद है बहुजन मूवमेंट की। तो अब लोग शिफ्ट हो गए हैं। अब चंद्रशेखर आज़ाद जी की तरफ जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी क्या कहेंगे आप, अगर 15 साल से लेके 45 साल तक के लोगों को देखोगे तो अब वो आज़ाद समाज पार्टी को भी अपना पहला विकल्प मानते हैं। अब जहाँ तक दतिया की बात है, वहाँ पे नॉट ओनली एससी वोट बल्कि ओबीसी भी उसमें उतनी ही ताकत के साथ शामिल हो रहा है। इसलिए एक कॉम्बो बन रहा है, इसमें माइनॉरिटी भी शामिल है। इसीलिए जातिगत आधारों पे हम लोग बहुत मजबूत हैं। और रही बात बहन जी की, तो वो हमारी सम्मानीय है, हमेशा सम्मानीय रहेंगी। और उनकी पार्टी के भी जो समर्पित कार्यकर्ता हैं, चूँकि उनकी पार्टी नहीं मैदान में, और वो भी लोग आइडियोलॉजी से संबंध रखते हैं, इसलिए वो भी हम सबको लाड़ प्यार देने का काम कर रहे हैं। अब देखिए, नामांकन तमाम प्रक्रियाएं खत्म हो गई हैं, आप तो लगातार कैंपेन कर ही रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद क्या और वापस यहाँ पर कैंपेन के लिए आपके स्टार प्रचारक के रूप में आते दिखेंगे? कम से कम 2 दिन के लिए आएंगे। अब 2 दिन में हम 2 सभाएं करते हैं, रोड शो करते हैं, वो सब हम लोगों की मीटिंगें चल रही हैं। लेकिन उनने तो ये भी कहा था कि मुझे ज़रूरत पड़ेगी भाई तो मैं 4 दिन 6 दिन यहीं रहने को तैयार हूँ। पर मैंने कहा आपके आने से फिर प्रचार प्रसार डिस्टर्ब हो जाएगा, आप भाई सिर्फ सभाएँ करने के लिए आएँ। तो निश्चित रूप से आएंगे। और वो अकेले वो नहीं आ रहे हैं, 1000 कार्यकर्ताओं की सूची बन चुकी है जो अगले 12 दिन यहाँ पर डट के जातिगत समीकरणों के, सामाजिक समीकरणों के हिसाब से सब जगह मोर्चा संभालने का काम करेंगे। क्या लग रहा है इस बार मार्जिन क्या रहेगा? मैं समझता हूँ, मैंने नरोत्तम जी को एज ए कैंडिडेट मानते हुए, कॉम्पिटिटर मानते हुए 27,000 की घोषणा की थी कि पहले 7 से हारे थे, अब हम 27 से हराएंगे। तो अब वो नहीं है मैदान में, तो थोड़ा बढ़ और सकता है, लेकिन इससे नीचे नहीं जाएगा। तो जीत को लेकर आश्वस्त है? 100%। और कांग्रेस आपको नहीं लग रही? नहीं, कांग्रेस का गुब्बारा 7 दिन में फूट जाएगा और बीजेपी ही फोड़ देगी, हमें फोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, अपनी जीत को लेकर आश्वस्त। कांग्रेस को तीसरे नंबर पर रखा है और दूसरे नंबर पर बीजेपी, और ये भी कहा कि जो लोग हैं वो बदलाव चाहते हैं और इसीलिए आज़ाद समाज पार्टी जो है इस बार दतिया से विजय होगी, ऐसा कहते हुए दामोदर यादव। एमपी तक के लिए आकांक्षा ठाकुर, दतिया से।